तो कैसे हैं आप सब। फिर से एक बार स्वागत है आज के एक नए चैप्टर में, साइंस कक्षा 10 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए समय ना लेते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, स्टडी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है हमारा है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो भैया अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है, इसका बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उनके गुण बताएंगे, उनके रासायनिक गुण बताएंगे, भौतिक प्रकृति क्या होती है, उनके कैसे होते हैं, वह स्वाद में कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। तो एक एक करके हम लोग इस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर है साइंस कक्षा 10, साइंस कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण। और अभी तक आपने प्रथम मतलब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का चैप्टर का नोट्स नहीं देखा है तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसे चेकआउट कर लेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने कराया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अम्ल, अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, मतलब नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तथा स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, मतलब इनका जलीय विलयन H+ आयन देता है। जब इसको हम लोग जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। फिर एसिड शब्द का लैटिन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ होता है खस्ता। तो जो एसिड है, हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड। तो एसिड शब्द किससे लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब देखते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो प्रबल अम्ल जिसमें अम्ल आसानी से घुल जाए, जिसमें जल पर घुलकर अम्ल आसानी से H+ आयन देते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे इसमें मैंने लिखा सांद्र अम्ल या प्रबल अम्ल, दोनों सेम है। सांद्र अम्ल या प्रबल अम्ल दोनों सेम है। तो क्या है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होती है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। कहने का मतलब है जो जल में घुलकर H+ आयन आसानी से दे उन्हें हम सांद्र अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल किन्हें कहते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल या तनु अम्ल जिस अम्ल में अल्प मात्रा में, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में। तो कहने का मतलब है जो जल में घुलकर आसानी से H+ आयन नहीं देता उसे हम कहते हैं तनु अम्ल या दुर्बल अम्ल। जैसे CH3COOH, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम मैं बताता हूं 1,2, तो होता है मिथ इथेनोइक अम्ल। इसको मैं बताऊंगा, ये 4 चैप्टर में है। फिर लैक्टिक अम्ल और अर्जेलिक अम्ल। अब देखते हैं क्षारक, कोई दिक्कत, तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और अम्ल लैटिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है खट्टा। प्रबल अम्ल है HCl, H2SO4, HNO3। और दुर्बल अम्ल है CH3COOH। लैक्टिक अम्ल, ऑर्जेलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल कहां पाया जाता है, टमाटर में। लैक्टिक अम्ल कहां पाया जाता है, खट्टा दूध या दही में। और CH3 इथेनोइक अम्ल है। चलिए आगे देखते हैं, अम्ल हो गया। अब देखते हैं क्षारक। क्षारक क्या होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। जैसे क्षारक का उदाहरण है साबुन, साबुन जो कड़वा होता है। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देते हैं। और अम्ल है जो, अम्ल क्या करता है, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। तो इसका एक सूत्र होता है छालनी, याद रखिएगा आप लोग। छालनी क्या होता है, छालनी। छालनी का मतलब होता है छालनी,
छालनी मतलब होता है छा से क्षार, क्षार, और ल से क्षार कैसा होता है लाल, और लाल को नीला बदलता है, लाल को क्या करता है नीला बदल देता है, छालनी का मतलब। इसी प्रकार अम्ल को क्या बोलेंगे अनिल, अ नी ल अनिल। अनिल में अ से हो जाएगा अम्ल, अ से हो जाएगा हमारा अम्ल, नी से हो जाएगा नीला, नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। कोई दिक्कत? ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा आप लोग। छालनी और अनिल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, तो जब इसको जल में घोला जाता है तो कैसे आयन देते हैं OH माइनस आयन देते हैं। अब प्रबल क्षारक या क्षार एक ही है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, और प्रबल क्षारक क्या होगा NaOH, KOH, MgOH2, और दुर्बल क्षारक NH4OH। तो क्षारक प्रबल क्षारक किसे कहेंगे? जो जल में घुलकर आसानी से OH माइनस आयन देते हैं उसे प्रबल क्षारक कहते हैं, और जो OH माइनस आयन आसानी से नहीं देते उसे हम दुर्बल क्षारक कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखते हैं लवण। लवण क्या है? अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करते हैं। लवण किसे कहते हैं? तो अम्ल आप कहेंगे, मैंने पूछा मेरे साथी आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए। तो अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करते हैं। तो सूचक, अब लवण जैसे कि अम्ल जैसे ले लेते हैं, एक क्षार ले लिए, क्षार NaOH क्या है क्षार, और अम्ल क्या होगा HCl, इससे अभिक्रिया कराएगा तो क्या होगा NaCl और H2O, NaCl और H2O। तो NaCl हमारा क्या हो गया लवण, और H2O क्या हो गया जल निकल जाएगा। अब सूचक किसे कहते हैं? सूचक को एक बार साधारण भाषा में मैं आपको समझा देता हूं। वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं सूचक कहलाते हैं। वैसे पदार्थ जो अम्ल या क्षार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लीय क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं, इनका गंध या अम्लीय क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्राकृतिक सूचक, सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम एवं संश्लेषित सूचक और एक गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं, जो कहां से प्राप्त होते हैं? पौधों से, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजियम का पौधा, फूल। फिर कृत्रिम सूचक जिसे हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, जैसे मिथेल ऑरेंज और फिनिप्थिलिन। और गंधीय सूचक जिनके अम्ल या क्षार डालने से जिनके गंध या रंग में परिवर्तन आ जाए, जैसे कि क्षारक में बदल जाती है। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक में बदल जाती है, जैसे प्याज और लौंग तेल। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। ये कुछ उतना बात नहीं, जैसे लिटमस का रंग कैसा होता है क्षार में परिवर्तन, अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ नीला। और लाल पत्ता गोभी अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ हरा। हल्दी कोई बदलता नहीं है, अम्ल के साथ हल्दी का कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु क्षार जब डालते हैं तो लाल हो जाता है। आप देखे होंगे कभी भी पार्टी उटी में आप जब खाते हैं और आपका में हल्दी जैसे खाना लग जाता है और उसको आप जब घर के डिटर्जेंट पाउडर अपमार्जक से धोते हैं तो वह क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, लाल में बदल जाता है। फिर हाइड्रोजनियम का पौधा का रस तो अम्ल में कैसा रहेगा? नीला, और क्षार के साथ गुलाबी। तो यह थे हमारे प्राकृतिक सूचक, ये हमारे थे प्राकृतिक सूचक। अब देखते हैं हम लोग कृत्रिम सूचक। तो कृत्रिम सूचक जो है हमारे अम्ल के साथ जो फिनिप्थिलिन है वो रंगहीन होगा और क्षार के साथ गुलाबी, और मिथेल ऑरेंज जो है अम्ल के साथ लाल होगा और क्षार के साथ पीला। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लीजिए एक बार, मैं बता देता हूं। फिर प्याज अम्ल के साथ होगा तीक्ष्ण गंध, मतलब अम्ल जब रहेगा तो महकेगा तीक्ष्ण गंध और क्षार में कोई गंध नहीं देगा। फिर वेनिला समान गंध रहती है पर क्षार में कोई परिवर्तन नहीं होता, और लौंग का तेल समान गंध रहती है पर क्षार में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखते हैं अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण। क्षार किसे कहते हैं? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण क्या होगा? तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है धातु से अभिक्रिया। तो धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो अम्ल धातु से अभिक्रिया कर
अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कहने का मतलब है अम्ल प्लस धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, और क्षारक धातु से अभिक्रिया कर कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एक एक उदाहरण देख लीजिए। HCl, HCl में Zn, HCl अम्ल है और ये धातु है, तो इसको अभिक्रिया कराएं तो क्या हुआ, ZnCl, जिंक क्लोराइड बना और H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। उसी प्रकार NaOH क्षार है जिसमें Zn अभिक्रिया कराते Na2 NaOH, सोडियम जिंकेट बना और H2 बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉप टेस्ट, पॉप टेस्ट कहने का मतलब है कि कौन सा गैस निकल रहा है उसको चेक करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं पॉप टेस्ट। तो यहां देखिए, हाइड्रोजन गैस निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि सुनाई देती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे पॉप टेस्ट कहते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस। फिर क्षारक धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक उदाहरण देख लीजिए, एक एक उदाहरण दिया हुआ, अब आगे देखते हैं। तो अम्ल तथा क्षार के धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तो अम्ल देख रहे हैं, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको लाइन बाय लाइन एक बार आप बुक पढ़ लीजिए और एक बार मेरा नोट्स बस देख लीजिए, इतना बेहतरीन नोट्स शायद ही कोई बनाया होगा। देख रहे नोट्स का क्वालिटी आप देखिए कितना बेहतरीन है, कितना एक साथ दोनों को समझाने का प्रयास किया गया है, जिससे आपको अगर अंतर लिखने का भी आए तो आप अंतर आसानी से लिख लें। इसमें मैंने कहा धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, लवण, जल तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और धातु कार्बोनेट से क्षार कोई अभिक्रिया नहीं करता। यह भी इंपॉर्टेंट है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O बनाते हैं। देखिए अम्ल HCl, धातु Na2CO3, धातु कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट आ गया इसलिए CO3, जब अभिक्रिया कराएगा तो होगा NaCl जो एक्यू रहेगा, जलीय विलयन लवण रहेगा, और CO2 गैस निकल जाएगा और H2O लिक्विड जल का निर्माण होगा, कोई दिक्कत। अब चूने के पानी का टेस्ट, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके गैस को चूने के पानी पर डालने पर दूधिया हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, ठीक है। जैसे कि अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर CaCO3 और H2O प्लस CO2 जल में घुलनशील हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण का निर्माण करते हैं, लवण तथा जल। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं उदासीकरण अभिक्रिया, इसी को कहते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रक्षेपित प्रभाव, क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण जल प्राप्त होता है, तो इस क्रिया क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्रबल क्षार प्लस दुर्बल क्षार, अम्लीय लवण। जब प्रबल क्षार मिलाएंगे और दुर्बल क्षारक मिलाएंगे तो अम्लीय लवण होगा, दुर्बल अम्ल मिलाएंगे और प्रबल क्षार मिलाएंगे, मतलब जो प्रबल होगा उसी का गुण लवण में आएगा। जैसे कि यहां अम्ल प्रबल है, मतलब है यहां प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार, तो यहां अम्ल क्या है, प्रबल है, इसीलिए जो क्षार हमारा होगा, जो लवण हमारा निर्माण होगा वो भी अम्लीय होगा। यहाँ प्रबल अम्ल है तो उदासीन लवण होगा, क्योंकि प्रबल क्षार है प्रबल अम्ल। जब दोनों प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल अभिक्रिया करेगा तो उदासीन लवण, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक अभिक्रिया करेगा तो उदासीन लवण, मतलब उसका कोई ना प्रबल होगा ना अम्ल होगा ना क्षार होगा। परंतु जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक अभिक्रिया कराएगा तो क्षारीय लवण होगा, मतलब जो प्रबल होगा तो उसी का गुण लवण में दिखेगा। परंतु दुर्बल और दुर्बल, जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक होगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा, उदासीन होगा, मतलब जिसका pH मान 7 के बराबर होगा, pH मान बराबर 7 होगा। परंतु दुर्बल प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक होगा तो उदासीन लवण होगा।
ठीक है, अब आगे देखते हैं अम्लों के धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड की क्षारीय होती है परंतु अधात्विक ऑक्साइड की क्या होती है, अम्लीय होती है। यह भी धातु और अधातु चैप्टर में पढ़ा दूंगा आगे। आगे देखते हैं अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारों की अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड के साथ प्रवृत्ति अम्लीय हो तथा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब अधात्विक ऑक्साइड में क्षार मिलाएंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। ये तो सब में बनेगा। सब में कॉमन क्या है, लवण तथा जल। लवण तथा जल सब में बनेगा। और अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होगी, जब इसे क्षार से मिलाएंगे, क्षार से या अम्ल से मिलाएंगे तो वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा और विद्युत धारा प्रवाहित होगा। जानते हैं आप लोग क्यों विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होगा, क्योंकि इस पर H+ आयन बन रहा है और जिस पर H+ आयन या इलेक्ट्रॉन प्रवाह, इलेक्ट्रॉन की गति को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है मतलब इसमें आयन है, इसलिए इस पर विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अब आगे देखते हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। तो जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं जो मैंने पहले बताया, जो हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। अब जल की अनुपस्थिति में क्षारक OH आयन उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब जल में घोला जाता है तो अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं और जब जल की उपस्थिति में क्षारक को घोला जाता है तो OH- उत्पन्न करते हैं। अब आगे देखते हैं सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक क्षार होते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते परंतु सभी क्षार क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते। सभी क्षारक क्या होते हैं, सभी क्षारक क्षार हो, सभी क्षार क्षारक होते परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। अब आगे देखते हैं जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं तो सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षार को जल में मिलाना चाहिए और लगातार हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। कैसी प्रक्रिया है, मैंने आपको पढ़ाया रासायनिक अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या हुआ, जो ऊष्मा उत्सर्जन करती है। तो इसीलिए हमें जल के साथ अभिक्रिया में अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना चाहिए और हिलाते रहना चाहिए। फिर आगे देखते हैं सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा को कारण मिश्रण आपातित के बाहर आ सकता है और ताप जल से सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट जाता है। इसका मतलब है जल में अम्ल नहीं मिलाना। देख रहे आप चित्र का क्वालिटी, जल में अम्ल नहीं मिलाना है, अम्ल में जल नहीं मिलाना है। सुनिए नहीं का मतलब है अम्ल है उसमें जल नहीं मिलाना है। जल में हम लोग अम्ल मिला सकते हैं और हिला सकते हैं, हल्का हल्का हिलाना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं जल को अम्ल में डालने से, तो जल को अम्ल में डालेंगे क्या होगा, मिश्रण अस्फालित होकर बाहर आ जाएगा। तो जो मिश्रण है वह छिलक कर बाहर आ जाएगा। छिलक कर कहने का मतलब है जो पात्र जो बीकर बनाया है उससे निकल जाएगा और स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है। मतलब ताप बढ़ेगा, जो कांच का पात्र है वो टूट भी सकता है। अब देखते हैं आगे। तो मैं जो पहले पढ़ाया उसको एक साथ मैं बता देता हूं। एक साथ ये बताया गया है, जो मैंने पहले अभी पढ़ाया उसको एक साथ बताया गया है कि अम्ल देखिए यहां बता देता हूं। अम्ल और धातु से अभिक्रिया करके बनेगा लवण तथा हाइड्रोजन गैस धातु के साथ, और धात्विक ऑक्साइड के साथ केवल बनेगा लवण और जल। लवण जल बनेगा। देखिए एक बात सुनिए, धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करेगा तो बनेगा लवण और हाइड्रोजन गैस, परंतु धातु का ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल। हाइड्रोजन गैस यहां नहीं बनेगा, ठीक है। फिर धातु कार्बोनेट धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण CO2 और जल बनेगा। लवण CO2 और जल बनेगा। और क्षारक से अभिक्रिया करेगा, अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। और धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो ये दोनों सेम है, धातु बाइकार्बोनेट कहिए या धातु कार्बोनेट कहिए, इसमें सेम बनेगा, लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं क्षारक की अभिक्रियाएं।
क्षारक की अभिक्रिया। तो जब क्षारक धातु से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा लवण तथा हाइड्रोजन गैस, और जब अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा। सेम टू सेम उसी प्रकार, परंतु यह ध्यान देना है कि धातु बाइकार्बोनेट से कोई अभिक्रिया नहीं करेगा और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, और अम्ल के साथ करेगा। तो मतलब कहने का मतलब जो है तीन टॉपिक सेम है आपका, ये तीनों ऊपर वाला का सेम है, ठीक है। अब देखते हैं अम्ल व क्षारक में समानताएं। भैया तो आप भी सोचते हो कि अम्ल और क्षारक तो बोल दिए, तो कुछ समानता भी होना चाहिए। समानता का मतलब है दोनों में मिलने वाला गुण, कि दोनों में क्या गुण मिलता है, दोनों में क्या समानता है। कहने का मतलब दोनों क्या समान है। जैसे कि समानता में है आप और आपका दोस्त, दोनों का नाक समान, मतलब आपका एक नाक समान है, वो गोर है काला है, वैसा नहीं। आप जैसे आप चिंपांजी से तुलना नहीं ना कर सकते हैं जी, उसी प्रकार दोनों में क्या समानता है, ये H+ आयन उत्पन्न करता है और ये OH- आयन उत्पन्न करता है, मतलब आयने ना उत्पन्न कर रहा है, इसलिए समानता है। उसके बाद जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाता है। तनुकृत कहने का मतलब है घुल जाता है। जल पर मिलाने पर आयन सांद्रता H3O+ या OH- के प्रति इकाई में आयतन की कमी हो जाती है। H3O मतलब होता है हाइड्रोजनियम आयन की सांद्रता की प्रति इकाई में कमी हो जाना। अब क्षारक तथा अम्ल की प्रबलता, मतलब दोनों में कौन प्रबल है, तो क्षारक। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता द्वारा H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, संख्या पर, दोनों आयनों की संख्या पर निर्भर करती है कि अम्ल या क्षार कितना प्रबल है। फिर किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता को हम सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पीएच, जिसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। अनेक सूचकांकों का मिश्रण, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करता है, इसे क्या कहते हैं, पीएच। अब देखते हैं जिसे कहते हैं पीएच स्केल। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल। पीएच में पी, जो पीएच में जो पी है उसे पुषांश कहते हैं, और पुषांश जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच यदि किसी जलीय विलयन का पीएच 7 हो तो उसे हम कहेंगे उदासीन है, मतलब 7 बराबर पीएच बराबर 7 तो उदासीन है। पीएच अगर 7 से कम है तो उसको कहेंगे जलीय विलयन, और 7 से अधिक है तो उसको कहेंगे क्षारीय विलयन। पीएच का परास कितना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि पीएच का परास कितना होता है, तो पीएच का परास होता है 0 से 14। और सबसे दुर्बल अम्ल क्या है, CH3COOH और HCO3। और प्रबल क्षारक, प्रबल अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल HClSO4HNO3। और दुर्बल क्षारक क्या है, NaOH, ये प्रबल क्षारक है। KOH प्रबल क्षारक है, और NH4OH दुर्बल क्षारक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जितना 0 के करीब पहुंचते जाएंगे उतना अम्ल का प्रकृति क्या होगा, H+ आयन की सांद्रता वृद्धि होगी और अम्ल अम्लीय होता जाएगा। जितना 0 के करीब मतलब अम्लीय, और जितना 7 के करीब उतना उसका पीएच, मतलब जितना 7 के करीब उतना वो क्षारीय होता जाएगा, और जितना क्षार 7 से दूर उतना ज्यादा क्षारीय होता जाएगा। अब देखिए दैनिक जीवन में पीएच का इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 में आप एग्जाम लिखने वाले हैं ना, 2025-26 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो पशु एवं पशु पीएच संवेदनशील होते हैं, पौधे एवं पशु संवेदनशील होते हैं। दूसरा, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास, मतलब पीएच बोल दिए परास, दोनों का मतलब होता है पीएच के बीच कार्य करता है। वर्षा जल का पीएच जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि वर्षा जल का पीएच मान कितने कब कम होता है तो हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जब वह 5.6 से कम हो जाए। अब आगे देखते हैं मिट्टी का पीएच मान। अच्छी खेती के लिए मिट्टी के पीएच की आवश्यकता होती है। यदि स्थान की मिट्टी का पीएच मान कम या अधिक हो तो किसान आवश्यकता अनुसार उसे अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिला सकते हैं। अम्लीय करना है, अम्लीय ऐसे ज्यादातर मिट्टी रहता है जिसका पीएच मान कम होता है, तो उसमें आप लोग देखेंगे चूना मिलाया जाता है, CaO, बिना बुझा हुआ चूना मिलाया जाता है और छोड़ दिया जाता है। फिर हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl
उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक है। अपचक की स्थिति में अधिक मात्रा अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द व जलन होता है। अपच जिसको बोलते हैं अनपच, इससे मुक्त होने के लिए, मतलब इससे छुटकारा पाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एंटीसिड, जिसे क्या कहते हैं? प्रति अम्ल। एंटीसिड क्या कहते हैं? प्रति अम्ल। यह भी 2025 के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अपचय की स्थिति में हम किसका उपयोग करते हैं? तो एंटीसिड, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब आगे देखते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तो जो पीएच का परिवर्तन होता है इससे हमारा दंत क्षय हो जाता है। जब दांत का पीएच मान, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, जब 5.5 से कम हो जाता है तो हमारा दांत संक्षारित होने लगता है। क्षारीय दंत मंजन का उपयोग अम्ल की अधिकाय मात्रा को उदासीन कर सकते हैं। तो हम लोग उसके बाद किसका उपयोग करते हैं? क्षारीय दंत मंजन, जैसे डाबर रेड पेस्ट, कॉलगेट, ये क्या है? क्षारीय दंत मंजन। तो बाबू लोग कोई रहता है मीठा वाला ले लेता है, नहीं मीठा वाला नहीं लेना है हम लोग को। कोलगेट मीठा वाला से दांत मीठा लगता है से सोच के ले लेता, पर ये दांत को कमजोर बनाता है। अब आगे देखते हैं मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन व दर्द का अनुभव होता है। डंक मारे अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग से आराम मिलता है। तो मधुमक्खी का डंक मेथनोइक अम्ल छोड़ता है, अगर उसमें हम लोग बेकिंग सोडा रगड़ दे तो आराम मिलता है। फिर नेटल का डंक मैंगनीथियोनिक अम्ल छोड़ता है, मैग्नीशियम नहीं, मेथेनोइक लिख रहे थे, मेथेनोइक ही है। क्या है? मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन व दर्द होता है। तो जब जलन व दर्द होता है तो उसके बाद डॉक पौधे का उपयोग किया जाता है। डंक लगने पर डॉक पौधे के पत्ती को रगड़ कर किया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग नेटल, मतलब होता है खुंजली वाला पौधा, देखे होंगे आप लोग। अब लवणों का पीएच, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक उदासीन लवण होगा। प्रबल है दोनों, इसीलिए दोनों प्रबल है, तो बताएं अभी क्या होगा? उदासीन होगा। तो 7। और प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, तो प्रबल अम्ल है तो कैसा पीएच होगा? अम्लीय होगा, इसलिए 7 से कम। और प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक, प्रबल क्षारक मतलब अम्ल कैसा होगा? क्षारीय लवण होगा, तो इसलिए 7 से अधिक पीएच होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब यह है पीएच, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, साधारण नमक के रसायन, मतलब साधारण नमक के रसायन कहने का मतलब है ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लवण है जिसको इस चैप्टर पर पढ़ना है। तो उसमें से सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH, विरंजक चूर्ण जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर Na2CO3 TnH2O। द्विध्रुवन सोडा का रासायनिक सूत्र मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और पेरिस ऑफ प्लास्टर CaSO4 हाफ H2O, जिसे क्या कहते हैं? पेरिस ऑफ प्लास्टर या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अब आगे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का पीएच विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर एक वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया पूछ देगा आपको, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। मतलब क्लोरीन और क्षार अलग हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं क्लोर क्षार। अब एनोड पर, तो एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? Cl2, क्लोरीन गैस मुक्त होती है, और कैथोड पर H2 गैस मुक्त होती है। तो कैथोड के पास NaOH जलीय विलयन होता है। उपयोग, इसका उपयोग क्या है? क्लोर क्षार। तो ईंधन में, जल की स्वच्छता में, जल का स्वच्छता में, इस्पात की सफाई, औषधियां बनाने में, और धातुओं के ग्रीज हटाने के लिए, साबुन, कागज के लिए किसका उपयोग है? NaOH का उपयोग। अब विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण जिसको क्या कहते हैं? रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सूत्र CaOH2 नहीं CaOCl2। शुष्क, तो इसका निर्माण कैसे होता है? इसको कैसे उत्पन्न करते हैं? शुष्क बुझे हुए चूने में COH में उत्पन्न क्लोरीन की क्रिया विरंजक चूर्ण निर्माण करती है। कहने का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये किसका निर्माण करती है? विरंजक चूर्ण। और इसका उपयोग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आप टिक लगा लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो वस्त्र उद्योग एवं उपयोग, क्या उपयोग है? वस्त्र एवं सूती के लेनन के विरंजन करने के लिए, मतलब जो वस्त्र उद्योग होता है उसमें सूती
और लेनिन होता है उसको विरंजन करने के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, और पीने वाले जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए। एक ऑब्जेक्टिव इससे भी आ सकता है, क्या आ सकता है, आपसे पूछ देगा कि जीवाणु पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा विरंजक चूर्ण। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा विरंजक चूर्ण। कि जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा विरंजक चूर्ण। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। जिसे कैसे बनाया जाता है, जब NaCl मतलब साधारण नमक में जल कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, NH3 का सूत्र होता है, मतलब अमोनिया मिलाते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब खाने वाले सोडा का निर्माण करता है, या बेकिंग सोडा इसी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन का निर्माण करता है, इसका सूत्र होता है NaHCO3 बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई दिक्कत? तो यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है, खाना पकाते समय गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया करता है। तो इसका उपयोग, और देखिए इसका उपयोग बताते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग क्या होता है, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण, ये बहुत ही बार पूछा गया, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2025 में पूछा जा सकता है। बेकिंग सोडा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा, एक पूछ देगा बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है तो बेकिंग सोडा, तो ये तो आप जानते हैं, पर इसका आंसर होगा टार्टिक अम्ल। दोनों इसका आंसर होगा, ठीक है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी, केक एवं में खमीर उठ जाता है तथा इसे मुलायम एवं स्पंजी बनाता है। तो इसका उपयोग पावरोटी बनाने और केक के निर्माण होता है। यह एक एंटीसीड का संघटक है, मतलब यह एंटीसीड है। जब आपको अम्ल होता है तो आप एक चुटकी नमक खा के पानी पी लीजिए, आपका अम्ल दूर हो जाएगा, क्योंकि यह एक एंटीसीड मतलब प्रति अम्ल है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक बनाने में होता है। जो सोडा अम्ल अग्निशामक है उसका बनाने में किसका उपयोग होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आगे देखते हैं। आगे जो हमारा लवण है वो है धोने का सोडा, जिसे क्या कहते हैं, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीयकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है। तो जो सोडियम कार्बोनेट है NaCO3 जो सोडियम कार्बोनेट है NaCO3 में जब 10H2O मिलाते हैं, 10H2O अब इसे अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है Na2CO3 10H2O, मतलब क्रिस्टलीयकरण करते हैं। किस विधि द्वारा धोने का सोडा का निर्माण होता है, क्रिस्टलीयकरण विधि। तो उपयोग, इसका उपयोग कांच एवं साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों के सफाई के लिए होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं पेरिस ऑफ प्लास्टर। तो पेरिस ऑफ प्लास्टर का बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हीमीहाइड्रेट, दोनों बोल सकते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है, तो जिप्सन का सूत्र होता है CaSO4 जिप्सन का सूत्र होता है CaSO4 को जब 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये जिप्सन का निर्माण करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। खिलौने बनाने में, सजावट के सामान बनाने में इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। अब क्रिस्टलीयकरण का जल, मतलब लवण में सूत्र इकाई जल की निश्चित अणुओं को क्रिस्टलन कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब उदाहरण जैसे कि दे दीजिए, जैसे कि CuSO4 5H2O, तो इसका सूत्र इसे कहते हैं नीलाश होता है। तो इसमें अगर आपको पूछ दे कि क्रिस्टलियन का जल कितना है तो आपका आंसर होगा 5, क्योंकि H के प्लस पहले 5 है। ट्रिक बताता हूं, H के पहले 5 है मतलब 5, H के पहले 10 है मतलब 10, क्रिस्टलियन जल 10 होगा, 2 है मतलब 2, तो ठीक है। तो आज आपका चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण खत्म हुआ। अम्ल, क्षार एवं जो चैप्टर है वो खत्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।